हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 6, जिसमें हम कवि नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन कवि जिनका हम कवि परिचय करेंगे, जिनकी जीवनी के बारे में अपने शब्दों में जो हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम इसके जितने भी इनके पद्य हैं कविताओं के उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नागार्जुन कवि की जीवनी यानी जीवन परिचय। तो सबसे पहले इसमें हम परिचय देंगे। नागार्जुन हिंदी के जनवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। नागार्जुन उनका उपनाम है। उनका मूल नाम धनाथ मिश्र यात्री है। कवि का जन्म बिहार के दरभंगा जनपद में स्थित सतलटवा गांव में हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। इनका बचपन दुखों में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि इनके काव्य में पीड़ा का आधिक्य है। उन्होंने बनारस तथा कोलकाता से शिक्षा ग्रहण की। सन 1936 में वे श्रीलंका चले गए तथा वहां बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। सन 1938 में भारत लौट आए। घुमक्कड़ी वृत्ति होने के कारण नागार्जुन ने अनेक बार भारत का भ्रमण किया। वे स्वभाव से बड़े फक्कड़ थे, अतः किसी काम में उनका मन नहीं लगा। आरंभ में उन्होंने हिंदी मासिक पत्र दीपक तथा साप्ताहिक पत्र विश्व बंधु का संपादन भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग लिया। फलस्वरूप नागा बाबा से जाने वाले इस कवि को अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1998 में नागार्जुन का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें काव्य रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जुतियों का कोस तथा चना जोर गरम। और खंड काव्य है भस्मांकुर। उपन्यास है वरुण के बेटे, बलचनम्मा, रतिनाथ की चाची, हिर का जयंती, कुंभी पार्व, युग्रलाटा, नई पौध आदि। साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या हैं? नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उन्होंने धरती, जनता और श्रम के गीत गाए हैं। उनकी काव्य रचनाओं में पूंजीपतियों के प्रति घृणा, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति की भावना देखी जा सकती है। कवि ने जिस यथार्थ को स्वयं भोगा है उसी का अपनी कविताओं में वर्णन किया है। उन्होंने जन भावना को वाणी दी है और वर्तमान शोषण व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसलिए उनको युग धर्म का कवि कहा गया है। उनका ये जन्म प्रेम केवल ड्राइंग रूम में बैठकर बनावटी आंसू बहाने वाला नहीं है, बल्कि यथार्थ के धरातल पर आधारित है। साम्यवादी विचारधारा के अतिरिक्त उनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य तथा संगीत के उदार रूप का वर्णन देखा जा सकता है। यही नहीं, अपनी कुछ रचनाओं में नागार्जुन ने राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी वर्णित किया है। अन्यत्र कवि नागार्जुन समाज, राजनीति, कला आदि पर करारे व्यंग्य करते हुए भी दिखाई देते हैं। भाषा शैली, नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल तथा सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। फिर भी उनकी काव्य भाषा में संस्कृत के शब्द भी प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। उनका शब्द चयन सर्वथा सार्थक एवं भाषानुकूल है। नागार्जुन अलंकारों, प्रतीकों के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि सहज स्वाभाविक हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। कवि की अभिव्यक्ति पूर्णतः अस्पष्ट तथा यथार्थ पर आधारित है, लेकिन उनका व्यंग्य बड़ा तीक्ष्ण तथा चुभने वाला है। अपनी काव्य रचनाओं में नागार्जुन ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर तथा काव्य रस को भी महत्व प्रदान किया है। तो ये थी इसकी जीवनी, इनका जीवन परिचय। अब हम इनके पद्य पढ़ेंगे। सबसे पहली जो इनकी कविता है वो है यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें ये पद्य लिया गया है और क्षितिज के अंदर संकलित कविता है यह दंतुरित मुस्कान जो आप पढ़ रहे हैं। और इसके रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन है।
यहाँ कवि जो है वो छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपनी भावों को वाणी प्रदान करते हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ कवि कहते हैं, छोटे बच्चे के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर एक मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्राण संचरण करने लगते हैं। भाव ये है कि छोटे बच्चे की मुस्कुराहट बड़ी आकर्षक, बड़ी प्यारी और मनोहारी होती है। उसे देखकर मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। कवि जो है वो शिशु को संबोधित करते हुए, इससे पहले छोटे बच्चे का जो शरीर है धूल मिट्टी से सना हुआ होता है। छोटे बच्चे का जो शरीर है वो धूल मिट्टी से सना हुआ होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे हैं। तात्पर्य यह है कि बच्चे के धूल सने शरीर को देखकर कवि का मन कमल के समान खिल उठता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि शिशु को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शिशु, तुम ऐसे प्राणवान लगते हो मानो तुम्हारा स्पर्श करके चट्टान जलधारा बन गई। पाषाण मतलब चट्टान, चट्टान जलधारा बन गई है। तुम्हारे सामने या बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार फूल हो, लेकिन उससे शेफालिका के फूलों की वर्षा होने लगती है। भाव यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव मन भी कोमल हो जाता है। इसके बाद है अगला, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वो कहता है, हे शिशु, तुम अपलक मुझे देखे जा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन क्या तुम मुझे इस प्रकार एकटक देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम देखते देखते थक गए हो, इसलिए तुम लगातार मुझे देखते जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लूं, अर्थात मैं तुम्हें इस तरह से निरंतर ना देखूं? इसलिए कवि कहता है कि यदि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए तो कोई विशेष बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख पाता और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को ठीक से जान पाता। भाव ये है कि बच्चे की माँ के माध्यम से कवि का संपर्क बच्चे से होता है, वह उसकी दंतुरित मुस्कान को देख पाता है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। यहाँ कवि जो है वो नए दांतों वाले शिशु को संबोधित करते हुए कहता है, उसके मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए अपनी भावों को वाणी प्रदान करता है और उस शिशु को संबोधित करते हुए कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। हे शिशु, तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम जैसे सुंदर शिशु को जन्म दिया है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राएं करता रहता हूँ, अतः तुम दोनों से अलग होने के कारण मैं पराया बन गया हूँ। तुम दोनों का एक प्रिय संसार है, मैं उससे अलग एक अन्य व्यक्ति के समान हूँ। हे प्रिय शिशु, इस मेहमान से तुम्हारा संपर्क बहुत कम है। ये तुम्हारी माँ ही है जो अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क यानी पंचामृत चटाती रहती है और तुम्हें प्यार करती है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार,
तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम तिरछी नजर करके जब मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद पुनः तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं, इस स्थिति में मुझे देखकर तुम मुस्कुरा उठते हो, उस समय तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे बड़ी सुंदर लगती है और उस पर मैं मुग्ध हो जाता हूँ। इसके बाद है अगली कविता फसल, जिसका शीर्षक है फसल और इसके कवि भी नागार्जुन हैं। इस कविता में ये स्पष्ट किया गया है कि जो फसल है वो अनेक नदियों, खेतों की मिट्टी और किसानों के श्रम का परिणाम है। यहाँ कवि कहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। खेतों में फसल अपने आप पैदा नहीं होती है। हमारे देश में एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियां बहती हैं। उन सब के पानी की सिंचाई से ही फसलें तैयार होती हैं। इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला होता है। भाव ये है कि न जाने कितने किसान मजदूर इन फसलों को तैयार करने में परिश्रम करते हैं। फसलें उन सबके गौरव का परिणाम है। कवि पुनः कहता है कि न जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में समाहित है। तात्पर्य है कि पूरे देशवासियों की मेहनत का परिणाम ही ये फसलें हैं। इनको उत्पन्न करने में लाखों करोड़ों लोगों का पूरा योगदान होता है और हजारों खेतों में ये फसल उत्पन्न होती है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। इसमें कवि कहते हैं, यदि हम यह प्रश्न करें कि फसल क्या है, तो इसका उत्तर यह होगा कि फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती। इसे उत्पन्न करने में अनेक तत्वों का संयोग होता है। फसल अनेक नदियों के अमृत समान पानी का प्रभाव है। असंख्य किसान और मजदूर दिन रात परिश्रम करके फसल उत्पन्न करते हैं। यही नहीं, अनेक प्रकार की मिट्टी यथा भूरी, काली तथा चंदन जैसी सुगंधित मिट्टी का उपजाऊपन ही फसल को तैयार करता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणों का प्रकाश तथा हवाओं का बहाव फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सभी तत्व समन्वित रूप से फसल का निर्माण करते हैं। अतः फसल को तैयार करने में मानव के परिश्रम के साथ साथ 5 तत्वों का भी संयोग होता है। यानी 5 तत्व जो हैं वो भी सहयोग करते हैं। कौन से हैं 5 तत्व? यहाँ पर सूर्य, प्रकाश, वायु, किसानों का परिश्रम, मिट्टी के गुण, नदियों का पानी, ये सब जो है मिलकर फसल को तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया लेसन 6 जो नागार्जुन कवि का था। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे।